एयर कमोडोर साहब, सर एक तरफ अमेरिका का बयान ये है कि हमला कर देंगे, एक तरफ ये है कि नहीं हम हमला नहीं करेंगे, तो वो वैसी ही सूरत हाल है कि तेरे वादे पे जिए हम, तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता। तो ये करना क्या है? एक तो 250 माइल के करीब है, दूसरा रास्ते के अंदर है, हफ्तों तक पहुंचेगा यहाँ पे बहरी बेड़ा, उधर से जो है इनखला का अमल भी शुरू हो चुका हुआ है, तो पीछे मकासद क्या दिखाई देते हैं? जी बहुत शुक्रिया यार साहब, आपने इनवाइट किया। देखिए, बिल्कुल एम्बेसडर साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि ये तो किसी को भी शायद एग्जैक्ट मालूम नहीं कि अमेरिका करना क्या चाहता है और खास तौर पर अमेरिकन प्रेसिडेंट क्या करना चाहते हैं। देखिए, ओवर 1 ईयर जो हमने इनकी हुकूमत देखी है, ये इनसिक्योरिटी को, अनश्योरिटी को, एक सस्पेंस को, एक अनसर्टेनिटी को बुनियादी तौर पर अमेरिकन प्रेसिडेंट एज अ वेपन ऑफ स्ट्रैटेजी या वेपन ऑफ वॉर के तौर पे यूज करते हैं। यानी ये दूसरे मुल्कों को या दूसरी फोर्सेस को जो इनके खिलाफ होते हैं, उनको ये अश्योर करवा देते हैं कि जो मैं करने जा रहा हूं ये किसी वक्त भी हो सकता है। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ चांस, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। आप देखें, वेनेजुएला का उन्होंने कर दिखाया। बेग्राम बेस भूल चुके हैं वो, क्या मैंने बेग्राम बेस पर भी थ्रेट किया था। ग्रीनलैंड पर भी आपने देखा वो ऑलमोस्ट थोड़ा सा पीछे हट चुके हैं जब नेटो का रवैया इस तरह का हुआ। तो वो अनसर्टेनिटी को वो बुनियादी तौर पर मैं कहना चाह रहा हूं कि वेपन ऑफ वॉर भी या वेपन ऑफ डिप्लोमेसी भी और वेपन ऑफ स्ट्रैटेजी भी यूज करते हैं। जब ये इस तरह की पोस्टरिंग हो रही थी या हो रही है अभी भी, हम ये देखते हैं कि अमेरिका के पास 11 टोटल बहरी बेड़े हैं और उन्होंने अब्राहम लिंकन को क्यों रश करवाया, सबसे ज्यादा क्या रेलेवेंस थी इसकी, नंबर 1 वो देख लेते हैं, बेहतर समझ पाएंगे। इन्होंने ये एक डिग्री ऑफ एश्योरेंस कराई है, हालांकि ये सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। एयरक्राफ्ट कैरियर सबसे बड़ा जॉर्ज फोर्ड है जो वेनेजुएला में डिप्लॉयड था और उसने वेनेजुएला को घेरा हुआ था। वो सबसे बड़ा बहरी बेड़ा है जिसको अब ये मूव किया गया वहां से। एक बार सबसे बड़ा बेड़ा ना होने के बावजूद अब्राहम लिंकन को क्यों मूव किया गया, वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। और मैं अपनी डॉक्यूमेंट्री में ये कह चुका हूं, अपने यूट्यूब पर भी ये, और सॉरी फॉर रेपिटेशन अगर आपके व्यूअर्स ने वो बात वहां सुनी हो, लेकिन आपका सवाल स्पेसिफिक है तो मैं उस पर अर्ज करता हूं। देखिए, ये जो अब्राहम लिंकन है, इसके 2 एडवांटेजेस हैं अमेरिका को, जिससे वो ईरान को मरूब करना चाहते हैं। एडवांटेजेस क्या है? एक तो इसने जो ह्यूतीज हैं जिन्होंने मिसाइल्स फायर किए थे कुछ साल पहले, तो यही बहरे बेड़ा इसी पर्शियन गल्फ में मौजूद था, इसने कुछ मिसाइल उनके इंटरसेप्ट किए थे। तो यानी इन अ वे इनको हुतीज के खिलाफ, जो हुतीज के डायरेक्टली क्योंकि ईरान की सपोर्ट थी, तो उनको एक एडवांटेज है कि साइकोलॉजिकली इसने वो मिसाइल भी इंटरसेप्ट किए हुए हैं या वॉर प्रूवन या बटल टेस्टेड इनका ये एयरक्राफ्ट कैरियर। दैट इज नंबर 1। इसको दूसरे लाने की वजह यही थी, ईरान को स्पेसिफिकली बताना कि इस बहरी बेड़े पर वाहिद है जिस पर F-35C जहाज भी, जो समंदर की वर्जन है उड़ाने के लिए, 10 जहाज वो भी मौजूद है जो स्टेल्थ है 5 जनरेशन। उनको बुलाने का या इसको डिप्लॉय करने का मकसद था कि ईरान को एक डिग्री ऑफ एश्योरेंस कराई जाए कि ये अटैक आना नहीं है या आ नहीं सकता, ये तो ऑलमोस्ट आ गया है। जब आप इस तरह का सिनेरियो क्रिएट करते हैं ईरान जैसे मुल्क के खिलाफ, जिसकी इकोनॉमी जाहिर है बड़ी चैम्बल्स में है, जिसकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अभी रिसेंटली हमने देखी, तो उसको ये कॉन्फिडेंस चेक करना होता है और विल टू फाइट को हिट करना होता है बुनियादी तौर पर, कि अगर आप ये या तो मान जाएं या आप जो हम पनिशमेंट आपको देंगे वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। दुनिया में कोई भी मुल्क जब जंगें होती हैं, कि जब ये डिग्री ऑफ एश्योरेंस होती है, तो फिर जो दूसरा मुल्क होता है, इस सूरत में ईरान है, वो कैलकुलेट करता है मैंने क्या खोना है क्या पाना है। अगर मैं पहले कॉम्प्रोमाइज कर देता हूं तो मैं लेट गो करूंगा, अपना इमेज है, अपना मिथ है, या अपना जो ईगो है, वकार है, लोगों की सपोर्ट है, और मैं नेशनलिस्ट जो मेरी अप्रोच है उसको मैं कॉम्प्रोमाइज करता हूं। तो ये अब क्विकली क्लोजिंग ऑन दिस क्वेश्चन, अभी दूसरा बहरी बेड़े कभी जाने का मुझे ये लगता है कि अमेरिका इस मज़ाकरात के अंदर कोई ऐसी भी टर्म्स हैं जो टफ हैं ईरान के लिए मानने के लिए, तो इन्होंने पोस्टरिंग ऐड की है। खालिद चिश्ती साहब, सर आप क्या समझते हैं कि अब की बार ईरान की स्ट्रेटजी के अंदर तब्दीली क्या थी कि खित्ते के खलीजी ममालिक बिलखुसूस जो थे वो इसके अंदर क्यों कूदे हैं, मुसालिहतकारी के अंदर आए हैं, और वो 12 रोजा जंग के उन्होंने जो नताइज देखे उससे क्या सबक हासिल किया है, या ईरान ने उन्हें खुफिया पैगामात क्या पहुंचाए हैं कि वो बीच में उतरे और सुलह सफाई करने के चक्कर में पड़े हुए हैं? देखिए यह सब बुनियादी तौर पर जितने नेबरिंग मुल्क हैं, यहाँ पे तकरीबन 19 एयर बेस हैं। बहरीन में है, कतर में है, सऊदीया में है, और सब नेबरहुड मुल्क में, इराक में भी है। तो ये मुल्कों में जो एयर बेसेस हैं, ये एक, जब ये ईरान अपने आप को, जाहिर है जब इनसिक्योर महसूस करेगा, अमेरिका हमला कर देगा, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि इन मुल्कों के जो नेबर मुल्क हैं और मोस्टली मुसलमान मुल्क हैं, इनके डोमेस्टिक प्रेशर बहुत बिल्ड हो जाएगा इनके ऊपर,
इनकी हुकूमतों के ऊपर ये प्रेशर आ जाएगा कि इनका किया धरा कुछ भी नहीं है, लेकिन इनसिक्योरिटी या डिफेंस क्यों नहीं हम कर पा रहे ईरान के खिलाफ, क्योंकि अगर ये मुल्क हिट बैक करते हैं तो वो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में आ जाएंगे। अगर वो हिट बैक नहीं करते ये अरब मुल्क जो है खास तौर पर, तो उनको इंटरनल प्रेशर का सामना करना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है ये जो फ्रेंडली मुल्क, जो मुसलमान मुल्क जो भी सराउंडिंग है चाहे ईरान के हैं, वो इस डिलेमा में है, नंबर वन। और एम्बेसडर नकवी ने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर आप जून का मार्का देखें जो दोनों मुल्कों के दरमियान हुआ, इजराइल के दरमियान और ईरान के दरमियान, तो मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ स्ट्रैटेजी एयर पार कहूंगा कि उसमें इजराइल की मिथ टूटी है, ना कि इजराइल की मिथ टूटी है। ईरान का तो मुझे पहले ही आइडिया था कि उनका एयर डिफेंस कोई नहीं है खास, कोई बहुत सारे वेपन सिस्टम, खास तौर पर एयरक्राफ्ट इनके पास कोई पोटेंट नहीं है, तो वो हमला हो सकता है, स्पेशली अगर जॉर्डन या इराक या दूसरे मुल्क अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल करने दें। तो ये रिजल्ट बड़ा ऑब्वियस था जो जून में हुआ। अब आपका सवाल कि अब क्या किया है ईरान में, मेरे नॉलेज के मुताबिक, और मैंने अपनी डॉक्यूमेंट्री में ये कहा, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं कि बुनियादी तौर पर 7 महीनों में ईरान ने मैसिव स्पेंडिंग की है असले के ऊपर, खास तौर पर ड्रोन्स पर और सरफेस टू एयर मिसाइल्स पर। और एक वजह जो पिछले महीने हालात खराब हुए थे डोमेस्टिक, एक वजह यह भी थी कि इतनी मैसिव जब स्पेंडिंग हुई डिफेंस पर, तो जाहिर है ईरान के लोगों की जो लाइफ थी वो हार्डशिप बहुत ज्यादा उनको फेस करनी पड़ी। ये उसमें एक कंट्रीब्यूशन ये 7 महीनों की स्पेंडिंग भी थी। जो इन्होंने असले इकट्ठे किए हैं, अमेरिका का एक सबसे बड़ा डिलेमा इस वक्त यही है कि अमेरिका के पास उस तरह की इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन या डाटा नहीं है जो पीरियोडिकली जून 2025 से पहले बहुत कॉम्प्रिहेंसिव था। उनको अभी तक ये नहीं मालूम ऑथेंटिसिटी से कि ईरान ने क्या कुछ हासिल किया है, ये कौन से एरियाज में सरप्राइज कर सकता है, कौन से वेपन्स हैं जिनको वो इस्तेमाल करेगा। एक आखिरी बात इसके ऊपर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट हमें याद रखनी चाहिए कि जब आपने देखा होगा जब अब्राहम लिंकन को 8,500 किलोमीटर दूर से डिप्लॉय किया गया कि पर्शियन गल्फ पहुंचो, 8 दिनों में पहुंचाया गया, और पोस्चरिंग करने का मकसद ही ये था कि ईरान को 100% डिग्री ऑफ एश्योरेंस की जाए कि हम आ गए। तो वो डिप्लॉयमेंट चाहते थे उन एसेट्स की, ताकि ईरान जो सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, जो एयर डिफेंस सेंसर्स हैं, जो HQ-9B अगर उन्होंने लिया है, जो पॉसिबली लिया है, और ड्रोन्स हैं, उनको वॉर टाइम लोकेशन पर ले जाए ताकि अमेरिका उनकी मैपिंग कर सके। तो मुझे लगता है कि उन्होंने मैपिंग की है, लेकिन अब वो काउंटर रिस्पॉन्स तैयार करने में जो टाइम ले रहे हैं वो देखना पड़ेगा कि ईरान उससे पहले कॉम्प्रोमाइज कर जाता है या उन्होंने अनलीश करना पड़ेगा उनको सारा ये। खालिद चिश्ती साहब, सर आप बुनियादी तौर पे नतीजा क्या अखज़ करते हैं कि एक तरफ अपनी बरामदात उसको तबाह बर्बाद कर लिया, अंदरूनी तौर पे अनारकी फैला ली, अंदरूनी तौर पे धड़ों में बट गए, और जो है गुड गवर्नेंस के ऊपर काबू ना रख पाए, सोच इनके पीछे क्या है, उन्हें क्या नताइज दिखाई देते हैं, ये कौन सी उम्मीद उन्हें दिखाई देती है कि खित्ते के दीगर ममालिक से अपने रवाबित काटते चले जा रहे हैं, अंदरूनी तौर पर गैर मुस्तहकम सूरत हाल का सामना करते चले जा रहे हैं? यासिर, देखिए, बुनियादी तौर पर जब भी दो कन्फ्रंटेशन मुल्कों के दरमियान होती है, दोनों मुल्क अपना अपना ज़ाहिर प्रेशर यूज करते हैं जो जिसके पास लीवरेज होता है। और खुशकिस्मती अफगानिस्तान की ये है कि पाकिस्तान ने कभी अपने पूरे लीवरेज को यूज नहीं किया था। ट्रेडिशनली जब भी हमारे ताल्लुकात खराब हुए हैं या टेंशन हुई है बॉर्डर पर या किसी और दहशतगर्दी की वजह से, तो आपने नोट किया हम 2 ही तरीके इस्तेमाल करते थे उनके मुताल्लिक या उनके बारे में। एक, हम पुश बैक करते थे इलीगल इमिग्रेंट्स को जो वहां से आए हैं, और दूसरा हम ट्रेड बंद कर देते थे। लेकिन हिस्ट्री गवाह है कि 2016 से पहले तो हम कोई रिकग्निशन भी नहीं थी इस तरह के ट्रेड की। तकरीबन 20 से 30 हजार गाड़ियां रोजाना ट्रेवल करती थी जब ये ट्रेड बंद नहीं हुआ था। आमतौर पर जब हम इस तरह के ट्रेड बंद करते हैं और बॉर्डर पे पुश बैक करना चाहते हैं और इलीगल इमिग्रेंट्स को, हम जायज बात कर रहे होते हैं। पहली दफा हमने चंद महीने पहले जो वेरी लिमिटेड, वेल कैलकुलेटेड, प्रिसाइज और फोकस जो स्ट्राइक्स की थी उनपे, वो एक मैसेज था, और वो बुनियादी तौर पर जिसको मैं लफ्ज यूज करता हूं अक्सर कि प्रोहिबिटिव कॉस्ट को बढ़ाना था। जो पहले जो थे अफगानिस्तान की हुकूमत, चाहे तालिबान हो या कोई और, या अशरफ गनी या किसी तरह की, हम ये सिर्फ टूल यूज करते थे पुश बैक करने का इलीगल इमिग्रेंट्स को और बॉर्डर बंद करने का, और बड़ा शॉर्ट लिव्ड होता था वो आमतौर पर ये एक्शन, यानी चंद हफ्ते में नेगोशिएशन हो जाती थी, वो कॉम्प्रोमाइज करते थे और एश्योरेंस देते थे, चाहे वो गलत या सही बाद में मटेरियलाइज होती थी नहीं तो बॉर्डर दोबारा खुल जाते थे। ठीक है, ये इस दफा हमने सस्टेन्ड ऑपरेशन किया है। सस्टेन मतलब है बॉर्डर बंद करने का और इलीगल इमिग्रेंट को पुश बैक करने का, और फिर भी लिमिटेड स्ट्राइक किया। लेकिन प्राइस जो हमने इंपोज की थी, मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं अपने सोर्सेज से कि बहुत ही वेल मेजर्ड था। ऑलमोस्ट 5 to 10% सिर्फ टारगेट हिट किए गए थे जिनके हमारे एक्सेस में भी थे, जिनके बारे में 100% डाटा था, बट क्योंकि हम एस्केलेट नहीं करना चाहते थे, और दूसरा हम अफगानिस्तान के लोगों को मैसेज नहीं देना चाहते थे कि हम आपके खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं, हम रजीम के खिलाफ करना चाहते थे, तो अब उनके इफेक्ट नजर आना शुरू हुए।
इतने अरसे में ये इफेक्ट फौरी तौर पर आने भी नहीं थे। एक और एलिमेंट ऐड हुआ हमारे मुतालिक इसी में, इंडिया ने शायद बहुत ज्यादा फॉल्स जिसको वादे कर लिए कि हम आपको सपोर्ट कर देंगे, पाकिस्तान के साथ आंखें दिखाएं, कन्फ्रंटेशन करें, बॉर्डर पे टेंशन रखें, हम मौजूद हैं आपको सपोर्ट करने के लिए, सप्लीमेंट करने के लिए। चाबहार में ऑलमोस्ट उनका खत्म हो गया काम, उधर से जो सपोर्ट जा सकती थी ईरान, वो कम या मिनिमाइज हो गई। तो अब अफगानिस्तान की हुकूमत को, जिसको कहते हैं ना हिट नजर आ रही है या पिंच फील होना शुरू हुआ है अफगानिस्तान के लोगों को, क्योंकि टेम्पररी आप रिलीफ दे सकते हैं अपने मुल्कों को इंपोर्ट करके, नॉर्थ साइड से जो मुल्क के सेंट्रल एशियन, वहां से थोड़ा बहुत बिजनेस करके। पाकिस्तान से ट्रेड किए बगैर या यहां से इससे ज्यादा इकोनॉमिकल, इससे ज्यादा शॉर्टेस्ट, इससे ज्यादा लीस्ट एक्सपेंसिव कहीं से ट्रेड उनको मिलेगा ही नहीं। तो आई थिंक उनकी मजबूरी है, अभी भी हाई टाइम है कि वो कॉम्प्रोमाइज करें। और डिफेंस मिनिस्टर ने बिल्कुल ठीक कहा कि अब बॉल उनके कोर्ट में है, उन्होंने चॉइस करना है। हम अगर आइंदा करेंगे भी कोई हिट बैक, तो मेरा नहीं ख्याल हम एक्साइटिंगली करते हैं। ईस्टर्न की बॉर्डर की तरफ तो हमने एक्साइटिंगली इसलिए किया कि हम उसके लिए तैयार होते हैं, हमारा डिजाइन होता है, हमारे वॉर गोल्स होते हैं, हमारा वॉर प्लान का हिस्सा है। अफगानिस्तान की तरफ जब हम करते हैं तो बहुत मजबूरी के तहत करते हैं, और एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट जब बिल्कुल लाजिम हो गई, जब हमने सैकड़ों की तादाद में जनाजे उठाए पिछले साल, तो मजबूरी हो गई थी, को हिट बैक करना जरूरी था। तो आई होप एंड प्रे कि अफगानिस्तान की हुकूमत अभी भी एक गुड सच पर वेट करे, अभी भी रियलाइज करें कि एक टाइम आएगा कि शायद उनके अपने लोग ही उनको उठा के बाहर फेंके, क्योंकि इकोनॉमिक जो हार्डशिप होती है वो एक लिमिट तक लोग बर्दाश्त करते हैं, उसके बाद नहीं वो बर्दाश्त करते। ठीक।